क्रांतिदूत श्रृंखला और सर्वभाषा ट्रस्ट की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। परमपिता परमेश्वर को नमस्कार कर उनके आशीर्वाद के साथ आज के कार्यक्रम का आरंभ करना चाहूँ। समानो मंत्रः समिति समाने समानं मनः सहचित्तमेषां यह समानेन वो हविषां जुहोमि। समान मन से, समभाव से, सद्भाव के साथ एक साथ मिलकर समान उद्देश्य के लिए कार्य करें। हमारा उद्देश्य है वो खोए हुए लोग, वो नायक जिन्होंने अपना योगदान तो दिया किंतु वो प्रकाश में नहीं आ पाए। इसी प्रयास की एक कड़ी है क्रांतिदूत श्रृंखला। क्रांतिदूत श्रृंखला के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सभी साहित्य का अध्ययन करने वाले लोग हैं और अक्सर देखते हैं कि हमें कहीं ना कोई पुस्तक का अंश ऐसा मिल जाए जो सीधे हमारे मन को छू जाए। तो ऐसा ही मन को छूने वाला लिखते हैं श्री मनीष श्रीवास्तव, यानी वर्तमान में डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव। वो मुख्य रूप से भावनात्मक कहानियाँ और मार्मिक कहानियाँ लिखते हैं। परिचय बहुत सीधा सा इतना है कि एक सरल सहज प्रवाह से वे अपनी बात कहते हैं और उसे अध्ययन करने वाले लोग भी, प्रोफेसर लोग भी, पत्रकार लोग भी और हम जैसे साधारण लोग भी जो सिर्फ विद्यार्थी हैं साहित्य के, वो भी उसे पढ़ पाते हैं। माँ शारदा की कृपा उन पर है, बिल्कुल। शब्दों पर तो उनकी कमान है ही, उसके साथ ही लेखनी पर भी उनका कमाल गज़ब का है। मनीष जी ने अपनी शुरुआत की थी रूही से, उसके बाद वो मुन्ना की कहानी तक आए और फिर वो कूद पड़े इस संग्राम में जिसे उन्होंने नाम दिया क्रांतिदूत श्रृंखला। क्रांतिदूत श्रृंखला की पहली 3 किताबें आ चुकी हैं। अगली 2 क्रांतिदूत कड़ी 5 और 4 की लोकार्पण के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। मनीष जी हिमालय ड्रग कंपनी में 30 से अधिक वर्षों तक देश विदेश में कार्यरत रहे और अब पूरी तरह से फुल टाइम लेखक यानी सेवानिवृत्ति के बाद पूर्णकालिक लेखक हो गए हैं। वे जुड़े हुए हैं इंडिक टुडे के हिंदी अनुभाग से एक संपादक एवं डायरेक्टर के रूप में परामर्श देते हैं। उसमें स्वराज्य, ऑफ इंडिया, मंडली और अनेक मीडिया मंचों पर उनके विचार, उनके थ्रेड्स के लिए, लंबे लंबे थ्रेड्स के लिए वे मशहूर हैं। यदि आप ट्विटर से जुड़े हैं तो आप श्रीमान नाम को फॉलो कर सकते हैं। तो मनीष जी का हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारा परिचय कराया क्रांतिदूत श्रृंखला के माध्यम से हमारे देश के गुमनाम क्रांतिकारियों से, जिन्हें उनका सही स्थान अभी तक नहीं मिला। मैं आमंत्रित कर रही हूँ प्रोफेसर कपिल कपूर साहब को। डॉक्टर सुधीर के साथ वे दीप प्रज्वलित कर माँ सरस्वती का आह्वान करें। रोशनी पूंजी नहीं है जो तिजोरी में समाए, वह खिलौना भी न जिसका दाम हर ग्राहक लगाए। वह पसीने की हंसी है, वह शहीदों की उम्र है, जब तड़प कर तिल मिलाए। दीप कैसा हो कहीं हो, सूर्य का अवतार है वह, धूप में कुछ भी न किंतु तम का पहरेदार है वह। दूर से तो एक ही बस फूंक का वह है तमाशा, देह से छू जाए तो विप्लवी अंगार है वह। दीप, ज्ञान, ज्योति। अब हम बढ़ते हैं इस कार्यक्रम की मुख्य बात यानी कि पुस्तक विमोचन की ओर। मैं निवेदन करूंगी हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
प्रोफेसर कपिल कपूर से कि वे पुस्तक का विमोचन करें। एक नई किताब की खुशबू एक नया जीवन देती है। शोर मत करना यहाँ तुम, धूल माथे से लगाना, है शहीदों की सभा यह। शहीदों की बात हो रही है और शहीदों से भी ज़्यादा क्रांति दूतों की बात हो रही है, तो उनसे सुनना चाहेंगे जिन्होंने इस श्रृंखला के बारे में विचार किया। मैं आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव को कि वे अपनी पुस्तक का एक परिचय दें। डॉक्टर श्रीवास्तव। ये बहुत कुछ कम अवसरों में से है कि मैं निःशब्द सा हो जाता हूँ। मैं सबसे पहले प्रोफेसर साहब का चरण स्पर्श करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने आकर यहाँ पर हम सभी को अनुग्रहित किया है। ये मेरे लिए बहुत ख़ास अवसर है क्योंकि मेरी जो शुरुआत हुई थी वो कहीं और से हुई थी, और आज जब मैं प्रोफेसर साहब को अपने साथ बगल में बैठा देख रहा हूँ तो मेरे लिए यही एक सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और आप सभी का आभार है, आप जो यहाँ आए हैं, मेरे दोस्त लोग, जिनमें से 90% लोगों को आज शायद मैं पहली बार मिल रहा हूँ, और ये मेरे लिए अपने आप में एक बड़ी अजीब सी बात है, बट अच्छा लगता है। साथ में बैठे हैं डॉक्टर सुधीर, जिनके बारे में अभी कुछ मैं बोल रहा था तो गला रुंधाया था, और वो हमेशा से ही होता आया है क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत शुरुआत से जुड़ी हैं। बुलंदशहर जब मैं गया था तो 21 साल का था, नया नया था। मैं झांसी से निकल कर जब गया था तो मुझे कुछ नहीं पता था कि झांसी के बाहर भी कभी कुछ होता है। तो बुलंदशहर गया था मैं, और एक छोटा सा शहर था, झांसी जितना ही रहा होगा, और वहाँ पर कोई परिवार नहीं था हमारा। और उस रूप में हमको डॉक्टर सुधीर मिले थे, उनके पिताजी श्री के.वी. शर्मा जी, वो पूरा एक घर मिला था हमको। और आज वो यहाँ आए हैं, मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। रही बात इस श्रृंखला की, क्रांति दूत श्रृंखला की, ये जैसा अक्सर होता आया है कि तय नहीं हुआ था कि ये श्रृंखला में आएगी। ये सिर्फ एक कहानी थी जिसको लिखा जाना था, और कहानी से बढ़कर एक किताब में हुई, और किताब के बाद अब ये एक 10 किताबों की श्रृंखला है, जो मुझे लगता नहीं कि 10 किताबों तक रुकने वाली है। आगे अगर कुछ हुआ तो अवश्य मैं इसको बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है कि मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ इस बारे में। जब पढ़ना शुरू किया तो मालूम पड़ा कि पढ़ाई अब शुरू हुई है उसके बारे में। तो अगर मैं इसी दौरान जब मैं लिख रहा था तो श्री कृष्ण सरल जी हैं, उनका एक क्रांतिकारी कोश करके उन्होंने 5 अध्यायों में लिखा था, तो उस पर भी मेरी पहली बार ही नज़र गई थी। और जब नज़र गई तब मुझे मालूम पड़ा कि अभी तो मैंने शुरुआत की है। उन्होंने 5 किताबों का कोश है जो उन्होंने 27 सालों में लिखा है। मैं 8 महीने में भी हूँ, तो आप सोच सकते हैं कितना काम करना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे अगर आप लोगों ने पढ़ना पसंद किया तो मैं आप लोगों के सामने ज़रूर लेकर आऊँगा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यहाँ आने के लिए। शुक्रिया। भाषा का सरल और सहज प्रवाह अपने पाठकों से एक ऐसा सीधा तारतम्य स्थापित करता है जो हमें सीधे उस दुनिया में ले जाता है जहाँ कभी हमारे क्रांति दूत हुआ करते थे। आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रकाश के उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ केशव मोहन पांडे। श्री केशव मोहन पांडे कुशीनगर से हैं, उत्तर प्रदेश से। आपका सर्जनात्मक व्यक्तित्व भाषा, साहित्य और कला के प्रति समर्पण मनोहारी, वैविध्यपूर्ण और ऊर्जावान है कि उनसे परिचित हर युवा साहित्यकार आपका अनुकरण करना चाहता है। केशव जी हिंदी और भोजपुरी में रचनाएं करते हैं, रचनाएं लिखते हैं। हम आपको अपने बीच पाकर बहुत ही गौरवान्वित हैं सर, और आपका बहुत धन्यवाद कि आप क्रांति दूत श्रृंखला को हमारे बीच लेकर आए। केशव मोहन पांडे जी, कृपया हमें संबोधित करें। थैंक यू। सबसे पहले तो आज की शाम उपस्थित इस पूरे सभागार को सादर प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि जी को, सुधीर सर को, और जिनके कारण हम आज उपस्थित हुए हैं ऐसे भाई डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव जी को, और बधाइयाँ भी। जहाँ तक बात मैं करूँ
क्रांति दूत श्रृंखला के प्रकाशन की, तो सच्चाई, अगर आप सबके सामने मैं सच्चाई स्वीकार कर रहा हूँ कि सर्वभाषा ट्रस्ट की यह उपलब्धि है। इस पुस्तक का प्रकाशन, इस श्रृंखला का प्रकाशन उपलब्धि है। उपलब्धि इस मायने में कि मनीष श्रीवास्तव जी की यह पहली पुस्तक नहीं है। जैसा कि उनकी पाठकगण, उनके प्रियजन जानते हैं कि रूही और मैं मुन्ना हूँ से उनकी लोकप्रियता, अच्छी खासी लोकप्रियता उन्होंने हासिल कर ली थी। वहाँ हमने कुछ नहीं किया, हमें उनकी लोकप्रियता का लाभ मिला है। और लाभ हमें, मतलब हम लोग खुद लाभान्वित हुए हैं, सर्वभाषा ट्रस्ट खुद लाभान्वित हुआ है। ये हमारे लिए गौरव की बात है और सार्वजनिक रूप से स्वीकारने में भी कोई बुराई नहीं है। मैं बहुत कुछ इनसे सीखा कि व्यक्ति को पेशेंस कितना रखना चाहिए, और कई बार मैं समय से उत्तर नहीं दे पाता हूँ। कई बार ऐसा हुआ, उसके बाद भी ये बड़े ही मधुर वाणी में अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। लगता ही नहीं है कि शिकायत कर रहे हैं, तो मन थोड़ा सा और बदमाश हो जाता है, थोड़ा सा और उसको ये बड़ी ही सहजता से एक बड़े भाई के रूप में स्वीकारते हैं और हम लोगों पर स्नेह बरसाते हैं। मुझे लगता है कि जैसा कि हमारे आज के मुख्य अतिथि जी, हमारे सुधीर सर, बाकी जो जैसे सर ने अभी कार्यक्रम की शुरुआत में ही सर ने जो अपनी टिप्पणी दी, अपनी व्याख्या दी, अपनी बात कही, क्रांतिदूत की लोकप्रियता या क्रांतिदूत की सफलता यही है कि इसको हर पाठक वर्ग, हर वय का, हर उम्र का पाठक वर्ग पढ़ रहा है। अच्छा, उसके पढ़ने के पीछे नए बच्चों को, मैं स्वयं भी कुछ बच्चों को, टीन एज बच्चों को मैंने दिया उपहार के रूप में भी, पढ़कर बड़ा प्रसन्न हुए, क्योंकि यहाँ पर साहित्य का बोझिल हिंदी नहीं है। यहाँ पर ऐसी हिंदी है जो आराम से 10, 11, 12 में पढ़ने वाले बच्चे भी पढ़ करके समझ लेते हैं। और सबसे बड़ी बात तो अचीवमेंट ये है कि आप जकार्ता में हैं, आपकी पुस्तक यहाँ प्रकाशित हो रही है और आपके पाठक हाथों हाथों से ले रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। सर, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, और पुनः बधाइयाँ इन श्रृंखला के लोकार्पण के लिए। बहुत बहुत बधाई मैम। ओम अक्षणवन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेश्वस्मा बभूवो आद्गनास उपकक्षास उत्वे च रदाइव स्नात्वा उत्वे च ददृश्रे। ऋग्वेद की इस ऋचा का अर्थ है कि जिस प्रकार एक सरोवर में स्नान करने वालों की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। कोई सिर्फ मुँह धोता है और स्नान को संपूर्ण समझ लेता है, कोई घुटनों तक पानी में उतरता है और स्नान को संपूर्ण समझ लेता है, लेकिन कोई पूरी तरह से गहरे समाकर, हृदयंगम कर स्नान का आनंद लेता है। इसी प्रकार से अध्ययन करने वालों की स्थिति भी यही है। और हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर कपिल कपूर साहब अंतिम श्रेणी में आते हैं, जो कि पूरी तरह से साहित्य में डूबकर, साहित्य के सरोवर में डूबकर वहाँ से मोती चुनकर लाते हैं और हम तक पहुँचाते हैं। मैं उनका उद्बोधन सुनना चाहूँगी इस समय। आइए उनसे सुनते हैं कि वे क्या सोचते हैं क्रांतिदूत श्रृंखला के बारे में और हमें आज क्या संदेश देना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब। सबको नमस्कार। मेरे लिए ये बड़ा मैं बहुत ज़्यादा बोलता हूँ। आई टॉक टू मच, प्रैक्टिकली एवरी डे आई एम टॉकिंग। थैंक्स टू द संगम ग्रुप एंड एज ए टीचर, क्योंकि हमारी संस्कृति में हमें कहा जाता है कि कम बोला करो, है ना, घर में कम बोला करो। बट देन एज टीचर you can't to obey, you have to talk. ओरल ट्रेडिशन है, ओरल ट्रेडिशन में तो बोलना ही है। और ये नया इसलिए है, आज मैं रिलेटिवली यंग एंड यंगर ऑडियंस को ऐसे लगता है कि जैसे मनीष जी ने कह रखा हो कि अगर आपकी उम्र इससे ज़्यादा है तो मत आइएगा मत आइएगा। तो यंगर ग्रुप है, ये बड़ा सिंबॉलिक है, क्योंकि जो आप, जिस कारण आप यहाँ ये कर रहे हैं और जिन ग्रंथों को लेके आप ये कर रहे हैं, वो
जिन लोगों के बारे में वो ग्रंथ हैं वो भी यंग लोग थे. They were all very young people, you know, and they made supreme sacrifice, you know, gave up their life for the क्या कहना चाहिए, स्वतंत्रता of their मातृभूमि के लिए. हमारे यहाँ फादरलैंड नहीं होता, मातृभूमि है. मातृभूमि के लिए उन्होंने जान दी थी. उनके बारे में, वो यंग लोग थे और एक रिलेटिवली यंग लोगों ने, यंग जेंटलमैन ने लिखा है और रिलेटिवली यंग ग्रुप ही उसको सुन रहा है. तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री. सी, तो यंगर ग्रुप, young people theme, young writer, and more importantly, writing in an Indian language, not in English. Because अंग्रेज़ी में लिख के लोग नाम कमाते हैं, सोचते हैं कि बड़ा रिस्पेक्ट बढ़ेगा और शायद सोशल भी एक स्ट्रक्चरिंग होगी, पर रीच जो है, आप जो कहना चाहते हो, अंग्रेज़ी के माध्यम से कम लोगों के पास जाती है. जब आप अपनी भाषा में लिखते हो तो ज़्यादा लोगों के पास जाती है. इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अभी भाई साहब कह रहे थे कि इतिहासकारों ने कुछ चीज़ें बताई नहीं. उन्होंने जो अपने हीरो बना लिए उनके बारे में ही बताते रहे. तो हमारी शिक्षा व्यवस्था, उच्च शिक्षा व्यवस्था, इनफैक्ट उच्च क्या, अगर आप स्कूल्स में जाएं, जो मिशनरी स्कूल्स हैं, तो स्कूलों में भी माध्यम तो अंग्रेज़ी है, अंग्रेज़ी माध्यम है. और उन स्कूलों के बच्चे अपनी भाषाओं के बारे में उनकी एक निकृष्ट होती है कि भाई इसका क्या करना है, क्योंकि उनको भी आप ब्लेम नहीं कर सकते. दिल्ली में से बाज़ार में निकलते हैं तो जितने बोर्ड होते हैं अंग्रेज़ी में होते हैं. जब जॉब्स की एडवर्टीज़मेंट होती है तो वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी में होती है, साथ में हिंदी ट्रांसलेशन होती है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ये नहीं होता कि हिंदी में एडवर्टीज़मेंट है और अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन है. अंग्रेज़ी की एडवर्टीज़मेंट है और हिंदी में ट्रांसलेशन है. और अभी तक हमारे कानून जो बनते हैं केंद्र में या क्षेत्र में, वो अंग्रेज़ी में बनते हैं, फिर उनको भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाता है. तो परतंत्रता, मानसिक प्रतंत्रता से उभरने के लिए अपनी भाषा में अपने जो बलिदानी, जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान दिया, उनके लिए अपनी भाषा में लिख के ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, और उन लोगों तक पहुंचना जो अंग्रेज़ी मानसिकता से अभी शायद अछूते हैं. क्योंकि अंग्रेज़ी मानसिकता में एक प्रॉब्लम आएगी. जिनको आप हीरो, क्रांति दूत कह रहे हो, उनको कई लोग आजकल अंग्रेज़ी में कहते हैं दे वर टेररिस्ट ऑफ देयर टाइम. वो टेररिस्ट थे, उस वक्त वो टेररिस्ट थे, और आज हम उनको फ्रीडम फाइटर कहते हैं. पर आपको एक आम भारतीय जो है, एक आम आदमी जिसका माइंड पोल्यूट नहीं हुआ इस शिक्षा से, अंग्रेज़ी शिक्षा से, वो आपको कभी भी भगत सिंह या खुदीराम बोस या जतिन दास, 76 दिन भूख हड़ताल करी जेल में, ऐसे लोगों के बारे में वो ये नहीं कहेंगे ये आतंकवादी थे, वो नहीं कहेगा. पर जो इस शिक्षा में होते थे, इसलिए हिंदी भाषा में लिख के इसको पहुँचाना, ये आपका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है. और मैं सोचता हूँ कि अगर आपके पास साधन सुविधा
या सहायक हों। तो इनको जो प्रमुख 4-5 प्रदेशीय भाषाएं हैं, है ना, बांग्ला है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, इनमें इनका अनुवाद करके, प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद करके इनको फैलाना चाहिए। क्योंकि हिंदी जगत काफ़ी बड़ा है, थैंक्स टू दी बॉलीवुड, हिंदी ज़्यादा समझी जाती है, पर फिर भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड। जबकि वो सारे लोग इन नामों से परिचित हैं। देखिए, हमारी जो संस्कृति है ना, मौखिक है। हमारी संस्कृति मौखिक है, हमारी संस्कृति लिखित संस्कृति नहीं है। ऑल्दो हम लोग आजकल पिछले अपनी शिक्षा के कारण धीरे धीरे हमारी संस्कृति भी लिटरल लेटर्स की तरफ जा रही है। कंप्यूटर जो है वो एक बड़ी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है ऑफ शिफ्टिंग यू फ्रॉम ओरैलिटी टू राइटिंग। बट ये जो डिजिटलाइजेशन, जिसके कारण आपका ये मोबाइल में भी फिल्म आ जाती है या टेलीविज़न में फिल्में आ जाती हैं, वो आपकी मौखिक संस्कृति के लिए बहुत ही अच्छा है। इन्हीं लोगों की अगर आप अपने इन्हीं टेक्स्ट को स्क्रिप्ट, फिल्म स्क्रिप्ट बना के छोटी छोटी फिल्म बनाएंगे भिन्न भाषाओं में, तो इसकी रीच और भी एनॉर्मस हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। क्योंकि आजकल पढ़ने का फैशन कम है, पढ़ने का फैशन कम हो गया है, पढ़ते आजकल लोग नहीं हैं, आजकल देखते हैं और सुनते हैं। ये भी बड़ी अचंभे की बात है कि ये देखना और सुनना ही हमारी संस्कृति के लक्षण हैं। हमारा सारा साहित्य, पौराणिक या दूसरा, वो श्रव्य प्रेक्ष है, श्रव्य प्रेक्ष, ऑरल विजुअल। हमारी ये महाभारत छपी हुई किताब है, पर हमें ये नहीं मानना चाहिए कि ये एक लिखने वाली सभ्यता की प्रोडक्ट है। वो लिखने का ग्रंथ नहीं है, वो मैट्रिकल है। दी श्लोकास आर मेंट टू बी इनाउंस्ड। रामचरितमानस, तुलसीदास की चौपाइयाँ गाई जाती हैं। वेद पढ़ने के ग्रंथ नहीं हैं, उच्चारण करने के और सुनने के हैं, श्रवण के ग्रंथ हैं। इसलिए उनको श्रुति कहते हैं, श्रुति कहते हैं। हमें उसको कभी लिखने से नहीं जोड़ते हैं। तो ये जो वेस्ट ने टेक्नोलॉजी बनाई, वो एक तरफ तो हमको अपनी मौखिक परंपरा से लिखित को ले जा रही है, दूसरी तरफ और इन ए बिगर वे दे आर रिवाइविंग, रीइंफोर्सिंग, स्ट्रेंथनिंग आवर श्रव्य प्रेक्ष संस्कृति। तो ज्ञान हमारे यहाँ पुस्तकों से नहीं आता, इसलिए यूनिवर्सिटियों में, किताबों में, इतिहास में रोमिला थापर ने नाम नहीं लिया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमें ज्ञान के साधन, हमारे ज्ञान के साधन एक तो है गुरु और दूसरा है कथा प्रवचन परंपरा। अब कथा प्रवचन परंपरा का मतलब सिर्फ धार्मिक नहीं है। आदि शंकराचार्य ने तो घूम घूम कर पूरा वेदों का ज्ञान लोगों में बांट दिया, उनकी भाषा में। इसमें आप सोचें, कई बार सोचते हैं लोग कि आदि शंकराचार्य को कितनी भाषाएं आती थी, क्योंकि सेंसस कहता है कि 1526 भाषाएं हैं। बिल्कुल गलत कहता है। हमारे देश में 5 प्राकृत हैं बस, 1476 भाषाएं नहीं हैं। मैं अमृतसर का हूँ, मैं एक प्रकार की पंजाबी हिंदी बोलता हूँ। जैसे मैं एक
पंजाबी अंग्रेज़ी बोलता हूँ, है ना। तमिलनाडु वाला तमिल अंग्रेज़ी बोलता है। हम क्या करते थे, पिंग्लिश, टिंग्लिश, बिंग्लिश, बंगाली इंग्लिश, तमिल इंग्लिश, पंजाबी इंग्लिश। तो मैं जो भाषा बोलता हूँ, बोलता हुआ मैं पैदल चलूँ अमृतसर से दिल्ली आ जाऊँ, हरियाणा चला जाऊँ, राजस्थान चला जाऊँ, गुजरात चला जाऊँ, महाराष्ट्र चला जाऊँ, वहाँ से मध्य प्रदेश में आ जाऊँ, मध्य प्रदेश से ऊपर यूपी में आ जाऊँ, यूपी में आ जाऊँ, बिहार में चला जाऊँ, उसी भाषा से मैं लोगों को भी समझूंगा, लोग भी मुझे समझते हैं। तो इतना बड़ा प्रदेश, मेरी बोली जो है, बोली, स्पीच, उससे अगर आप लिखने में जाएंगे तो, स्क्रिप्ट में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको अगर गुरु ग्रंथ साहब छपा हुआ दे दिया जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, पर अगर आप आंखें बंद करके वो बाणी सुनेंगे तो आपको एकदम समझ आएगी। क्योंकि सारी भारतीय भाषाओं में बौद्धिक शब्दावली, बौद्धिक कंसेप्चुअल टर्मिनोलॉजी, सारी भारतीय भाषाओं की बौद्धिक शब्दावली एक ही है, शेयर्ड है। क्योंकि सारी भारतीय भाषाओं की बौद्धिक शब्दावली और व्यवहार की शब्दावली संस्कृत से है, और ज्ञान जो है सारा वेद उपनिषदों से है, सारी भाषाओं में। इसलिए अगर आप अपनी भाषाओं में लिखेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे तो लोग आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि उनकी सोच, उनके जीवन मूल्य कॉमन है। अंग्रेजी के कारण हम लोग बट जाते हैं, क्योंकि हमारे समाज, अंग्रेजी की सबसे बड़ी वर्चू ये है कि वो किसी की भी मदर टंग नहीं है, इसलिए सब ने उसको अपनी मदर टंग बना लिया, मीडियम भी बना लिया। हम आपस में लड़ने में बड़े माहिर हैं, हमें भारतीय भाषा मंजूर नहीं है, क्योंकि उसमें कहेंगे, अगर हम कहें भी आप तमिल को बना लीजिए मीडियम ऑफ एजुकेशन, लोग कहेंगे अरे इनको तो फ़ायदा हो जाएगा, हमारा नुकसान। इसलिए हम एक लैंग्वेज लेते हैं जो किसी को नहीं आती। 70 साल, आई एम 83, मुझे 80 साल हो गए अंग्रेजी पढ़ते 80, पढ़ाते 62। आज तक मुझे अंग्रेजी पूरी नहीं आती। कोई भी अंग्रेज नहीं कहेगा कि कपिल कपूर को अंग्रेजी भाषा आती है। जब मैं वहाँ जाके बोलूँगा तो होंगे व्हाट डिड यू से। ये जो स्पीच टू राइटिंग आती है ना आपके पास, वो एप्लीकेशन आती है, मैं बोलता हूँ, आधे लफ्ज वो और ही कुछ लिख देता है, क्योंकि मेरी बोली अंग्रेजी नहीं है। उसको पंजाबी अंग्रेजी समझ नहीं आती स्पीच टू टेक्स्ट में, है ना। तो इसलिए अपनी भाषा, आप कितना बड़ा काम कर, देखिए किसी और को टेम्पटेशन हो सकती थी कि भाई मैं अंग्रेजी में लिखूं, ये किया। नो कमिंग, मैं बता रहा था कि लर्निंग के साधन, ये भूल जाइए कि हमें हमारे में स्कूलों में, कॉलेजों में जो किताबें लिखी हैं उन्हीं से ज्ञान मिलता है, उनसे अज्ञान मिल सकता है, ज्ञान नहीं मिलता। हमारे यहाँ माँ को पहला गुरु मानते हैं, जो माँ सिखाती है ना वो कोई टीचर नहीं सिखा सकता। थोड़ी शहरों में परेशानी ये हो गई है कि इकोनॉमिक कॉजेज से लड़कियों को और सोशल कॉज से भी नौकरी करती हैं, काम करती हैं, और क्योंकि वो अब इतना टाइम उनका जाता है तो बच्चों को, जैसे हमारी माँ जो सिर्फ खाना पकाती थी, कपड़े धोती थी और बच्चों को पीटती थी और सिखाती थी और कोई काम नहीं करती थी, तो वो हमारे जैसे एक यूनिवर्सिटी में गर्ल्स हॉस्टल के नाम रखने थे तो 20 नाम लिखे, तो एक जीजाबाई लिखा। तो जो वाइस चांसलर महोदया थी बोली ये कौन है, ये हालत है पढ़े लिखों की, वाइस चांसलर।
हमने कहा जी ये शिवाजी की माँ थी। अच्छा, इसका कंट्रीब्यूशन क्या था? आप समझिए संस्कृति का भेद। किसी माँ के लिए शिवाजी जैसा बेटा बनाना, उससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कंट्रीब्यूशन? तो वो आजकल फिर क्या हो गया है कि एक तो जॉइंट फैमिली टूट गई है, नहीं तो हम लोग तो हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ताए, चाचे 50 कहानियाँ सुनाते थे। हमें तो ये सब चीज़ें धरोहर में मिली हैं जो आजकल के बच्चों को किताबों में भी नहीं मिलती, घर में भी नहीं मिलती। थोड़ा सा सोशल, ये शहरों की कठिन परिस्थिति के कारण ज़्यादा है, पर जहाँ भी हो सके, अगर ज़रूरत ना हो तो माँ का रोल तो सबसे इम्पोर्टेंट है। उससे बड़ा तो कोई पिता का भी रोल नहीं होता। हमारे यहाँ बड़े बड़े नाम, गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी। सतकर्णी कौन था? उसने शकों को सिंध नदी के किनारे पूरे हिंदुस्तान से निकाल के फाइनली शकों को सिंध नदी के किनारे हराया 78 एडी में। नासिक का राजा था, उसका नाम क्या है? गौतमी पुत्र सतकर्णी। उसके पिता कौन थे? किसी को नहीं पता। एंड इट डजंट मैटर। वी आर बेसिकली ए मदर ओरिएंटेड मैट्रिलिनियल पीपल। तो माँ का रोल बड़ा ज़रूरी है। अभ्यास, अनुभव, माँ गुरु, और उस समय में गुरु भी बड़े अच्छे होते थे, गुरु भी बड़े कल्चरली वैल्यू ओरिएंटेड होते थे। तो इस वक्त क्योंकि एक शून्यता, एक वैक्यूम आ गया है कि वो सिस्टम्स जो हैं ब्रेक डाउन कर गए हैं, इसलिए ऐसी किताबों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि ये लोग जो हैं, ये दूसरी धारा है देश की। जब फ्रीडम स्ट्रगल रीसेंट हुआ तो जो मुख्य धारा मानी जाती है, वो मुख्य धारा का योगदान कितना था कितना नहीं था, वो एक चर्चा का विषय है। पर ये दूसरी धारा एक थी पैरेलल, और वो मुख्य धारा से के समकालीन तो थी ही, शायद उससे पहले से थी। 1857 में कोई गांधीयन मूवमेंट नहीं थी। यहाँ बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो अवध का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और छोटे छोटे ठाकुर राजा लोगों ने जो युद्ध किए अंग्रेज़ों के साथ, कई साल युद्ध किए 1857 के बाद भी, वो तो उस वक़्त गांधी मुख्य धारा नहीं थी। पर ये धारा जो थी, जिसको दूसरी धारा माना गया, और वो भी धारा अंडर करंट वाली, दबा के रखी गई कि भाई ये तो गांधी जी ने खुद, जब भगत सिंह की को फांसी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को थी, तो इरविन आया था, इरविन गांधी का डिस्कशन हुआ था। तो लॉर्ड इरविन ने लिखा है कि मैंने सोचा था कि गांधी सबसे पहले हमें ये कहेंगे कि इन तीनों की फांसी माफ कर दो, पर गांधी ने तो चर्चा ही नहीं की। जब बातचीत खत्म हो गई तो लॉर्ड इरविन मैंने गांधी से कहा, डू यू वांट टू से समथिंग अबाउट भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु? यू नो व्हाट गांधी सेड? Oh, that is your law and order problem. आप समझ रहे? और कहने को महात्मा भी अंग्रेजों ने बनाया। 1837 में चिट्ठी लिखी सारे दफ्तरों को कि डोंट एड्रेस M.K. गांधी एज गांधी, एड्रेस हिम एज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, वैसे महात्मा तो बड़े, ही लेड ए वेरी कंफर्टेबल लाइफ, है ना, टिल द वेरी एंड। तो चलिए वो छोड़िए, पर ये जो धारा थी, इसको समर्थन लोगों का था, पर ये तो एक माइनॉरिटी थे। माइनॉरिटी इन द सेंस, अपना बलिदान देने वाले लोग मेजॉरिटी में तो नहीं होते, जो अपनी जान दे देते हैं, है ना, जान दे देते थे। और इन्होंने इन लोगों के नाम
इनकी नामों की भी एक, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है ना, आपको भी एक सहस्त्र नाम बनाना चाहिए कि नोन एंड अननोन। क्या भीकाजी कामा कौन थी? 19 साल की लड़की पारसी, 1909 में जर्मनी में बर्लिन में उसने ट्राई कलर फ्लैग चढ़ाया था, 1909, यू सी, भीकाजी कामा। तो इस तरह रानी अबक्का ने मतलब नीदरलैंड की आर्मी, नीदरलैंड की नेवी डिस्ट्रॉय कर दी। शी वॉज द क्वीन ऑफ ए स्मॉल स्टेट, उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी। हम लोग जानते ही नहीं, बट जो जानते हैं वो सिर्फ किताबों से नहीं जानते। जानने के बहुत साधन हैं। जानने के साधन एक तो ये है कि आपको कोई गुरु ही मिल जाए कि बाबा जी सुनाओ जरा अपने ज़माने की, इन लोगों की बातें सुनाओ, दे विल नरेट। आप अनुभव, अभ्यास, जहाँ जहाँ कथावाचक होते हैं, कथा करते हैं, वहाँ सुनते हैं। हम लोग वहीं से सीखते हैं। हमने महाभारत रामायण वगैरह भी कथावाचकों से ही सीखी, बाद में जाके ग्रंथ पढ़े ये किए, तो अभ्यास करने से। अब इनका जो पूरी सीरीज़ है, ये चॉइस इनका है। इन्होंने अपना एक दायरा बनाना ज़रूरी है, पर ये दायरा फैलेगा। आपको कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे कि आप क्रांति किस चीज़ को कहते हैं। हाँ? क्रांति, क्योंकि रेवोल्यूशन एक बड़ा अंग्रेज़ी में बड़ा पॉपुलर वर्ड है, पर ये लोग ये क्रांतिकारी, रेवोल्यूशनरी इन द लेफ्ट ओरिएंटेशन सेंस में नहीं थे। दे वर नॉट, दे वर नॉट वर्किंग फॉर द चेंज ऑफ गवर्नमेंट कि भाई इनको, इनकी जगह हमारा। उनको पता था कि उनके मरने से, एक आदमी के मरने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, फिर भी मरते थे। तो क्रांति आप किसको, ये हमारी देश की एक जो परंपरा रही है बड़ी पुरानी, जिसे काफ़ी लोग उस भाषा को पसंद नहीं करते, धर्म रक्षा परंपरा, धर्म रक्षक परंपरा। धर्म की रक्षा करने वाले लोग, धर्म की रक्षा शस्त्र से भी होती है, शास्त्र से भी होती है। इसलिए एक टेक्स्ट को विजुअल में बनाना, ऑडियो विजुअल में स्क्रिप्ट बना के, और उसमें दैट इज़ वाई वेयर यू विल चूज़ कि भाई जो पर्सन है, जो लेट अस से भगत सिंह का रोल करता है, क्योंकि जो नॉर्मल बनती हैं चीज़ें, मेजर के तो बन जाते हैं, पर इतने हैं अनसंग हीरोज़, इतने अनसंग हीरोज़ हैं। आपको कोई फिल्म, आपने जतिन दास का तो कईयों ने नाम ही नहीं सुना। उसका रिकॉर्ड है वर्ल्ड का, मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ही वॉज ऑन फास्ट इन द जेल टिल ही डाइड, 76 डेज। उससे पहले जो आयरलैंड का एक था, सिनफिन का, जिसने 50 दिन की भूख हड़ताल की थी। तो जतिन दास का तो किसी ने नाम ही नहीं सुना हुआ। इसी तरह भाई साहब से आज मैं वेरी हैप्पी टू लर्न फ्रॉम हुम ये करतार सिंह सराभा। नहीं तो आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो करतार सिंह सराभा का नाम जानते हैं। 16 साल की उम्र में फांसी लग गई, 16 साल की उम्र में, है ना। पर आप क्रांति कहाँ से गिनते हो? क्रांति ना कहिए, ये लोग हैं जिन्होंने गुलामी को रेजिस्ट किया, रेजिस्टेंस का शब्द है। दे आर दी पीपल हु रेजिस्टेड, है ना। और कईयों ने, ये सारे वो हैं जिन्होंने शस्त्र का सहारा लिया। पर शस्त्र का भी सहारा लेने के लिए पहले उनके दिमाग में शास्त्र है। भगत सिंह वॉज ए वेरी थिंकिंग पर्सन, दीज वर ऑल वेरी थिंकिंग पीपल। इनको कुछ सेंस थी ना कि हमारी मातृभूमि है, हमारे ऊपर राज हो रहा है, हमारी गुलामी है, मानसिक हो रही है, ये हम एक्सेप्ट नहीं करते। इसके लिए सोच चाहिए, सोच। तो दोनों इंटरवोवन है और उनको लेके फिर आप जब प्रोजेक्ट करोगे तो देखने सुनने से लोगों पे जो इम्पैक्ट होगा वो और भी ज़्यादा होगा, अंग्रेज़ी से ज़्यादा इसमें। और क्रांति कब से शुरू करोगे, यह इम्पोर्टेंट इसलिए है,
Don't limit yourself to freedom struggle. Freedom struggle, your freedom struggle began in 704. जब सिंध पे मीर कासिम का कब्जा हुआ, तब से अगले दिन से आपकी आपका ये युद्ध शुरू हो गया। ये मैं आप सब जानते हैं, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि the marauding Arab Islamic armies in the 7th century, in 15 years, 70% of Spain became Muslim. Entire Libya, Tunisia, Algeria became Muslim. You know? और ये देवा ग्रेट कार्थेज, रोमन एम्पायर के ज़माने ये कार्थेज था, ग्रेट कार्थेज, हैनिबाल ग्रेट वॉरियर हैनिबाल हुआ करता था। तो उनको 15 साल में, इजिप्ट 20 साल में, डिफीटेड कन्वर्टेड, सीरिया 15 साल में, इराक 10 साल में, ईरान, ग्रेट पर्शियंस, आपने पढ़ा होगा क्या वो लड़ाइयाँ जो यूनानियों की और पर्शियंस की हुआ करती थी। पर्शियन एम्पायर बने, बड़े बड़े एम्पायर्स बने, सर्सीज और दरियूस और ये वगैरह। आपके मुल्क में भी क्षत्रप जो थे, रुद्र दमन, वो भी इरानियन रुद्र दमन था। पर ईरान इंडिया में भेद नहीं था। वी वर ए कंटिन्यूटी ऑफ कल्चर एंड फेथ। जब तक ज़ोरोस्ट्रियन थे, ज़राथुस्तर, वो अग्नि के पुजारी हैं। ये जो पारसी लोग हैं ये अग्नि के पुजारी हैं, है ना। और हमारा भी ऋग्वेद का पहला सूत्र अग्नि मीड़े पुरोहितम है ना, अग्नि वाले ही हैं। तो हमारे यहाँ भी वो इसलिए फ़र्क नहीं था। पर ग्रेट इरेनियंस, उसकी डेप्थ जो है ईरान की 3000 मील से ज़्यादा है, 3500 मील। 30 साल में, 30 ईयर्स में अरब मुस्लिम आर्मीज़ ने ईरान को हराया और मुसलमान बना दिया। बनाया ना, मुसलमान बना दिया। पर बॉर्डर से लेके दिल्ली आते आते 400 साल लग गए और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। हम कन्वर्ट नहीं हुए। आपको पढ़ाया जाता है, सबको बताया जाता है कि हिंदू तो हारते रहे, हर जगह हारते रहे। टोटली रॉन्ग। In all these years, there was not a year, there is not a year when some Hindu king or the other was not fighting. आप सिसोदिया देखिए, बप्पा रावल ने 735 में अरब्स को सिंध से उखाड़ के समुद्र में फेंक के ही परस्यूड देम राइट थ्रू ईरान, यू सी, एंड डिफीटेड देम। वो जब मैं गया तो फिर वो नागभट्ट उज्जैन का, वो ये जो रेजिस्टेंस है, योर डेफिनेशन, डोंट रिस्ट्रिक्ट इट टू द ब्रिटिश पीरियड, देयर आर सच। मैं आपको एक अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने की दिल्ली की बात बताता हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी ने सारे हिंदू फेस्टिवल्स बैन कर दिए थे और हिंदुओं को घोड़े पे चढ़ना, हिंदुओं का तिलक लगा के निकलना, हिंदुओं का कोई घंटी बजाना, बैंड सब बंद था। और टैक्स ऊपर से अलग था, जजिया अब भी हम दे रहे हैं हलाल इकोनॉमिक्स में। वो जजिया ही है, वो जो आप खरीदते हो उसमें से 1 पैसा जमाते इस्लामी हिंद को जाता है और वो पैसा, उस पैसे से वो आतंकियों को डिफेंड करते हैं कोर्ट में और फंडिंग करते हैं बॉम्बिंग को। अभी भी हम चल रहे हैं उसी में। तो वो तो अलग बात है। वो उस ज़माने में ये जो है ना, महिपालपुर इधर है जो बाहर को एयरपोर्ट की तरफ, महिपालपुर में एक 80 साल के 70-78 साल के पंडित जी ने एक मेला शुरू किया और वो तो बाहर था दिल्ली से। तो साल में 4 बार 5 बार 3 बार ऐसे कुछ था, उसने मेला शुरू किया और साल में 4 बार सारे दिल्ली वाले पैदल
उधर चले जाते थे। उन्होंने देखा यार ये सुबह सारे ही चले जाते हैं, फिर सारे ही वापस आ जाते हैं, ये क्या हो गया। पता लगाया जी कि पंडित जी ने एक मेला शुरू कर दिया, तो वहाँ हिंदू इकट्ठे हो रहे हैं। तो उन्होंने पंडित जी को बुलाया, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तुम इसको बंद कर दो, नहीं तो तुम्हें जला दिया जाएगा। पंडित जी हंस पड़े, बोले मैं तो 80 साल का हूँ, मैं तो बंद नहीं करूँगा। और उनको जला दिया गया यहाँ दिल्ली में। तो आपकी कहानी अपोजिशन की बहुत पुरानी है, और बहलाइए, क्योंकि आप इसमें गए हो, जितना डूबोगे उतना ही तैरोगे, मतलब ऊपर जाओगे, है ना, खुशी के फैला के उतनी कहानी लोगों को बताइए। और इस देश तो भरा पड़ा है सेक्रीफाइस से, भरा पड़ा है। मेरी माँ सुनाती थी, हकीकत राय लड़का था 9 साल का, गेंद से खेल रहा था। वो गेंद एक काजी जो नमाज पढ़ रहा था उसको लग गई, उसको बुला लिया, तो रिसर्च करा है, और उसको कहा कि या तो तू कलमा पढ़ ले या तेरा सर। उसके माँ बाप ने बड़े हाथ जोड़े उस लड़के को, बड़ा प्रेयर की कि बेटा तू इस्लाम कबूल कर ले, जिंदा तो रहेगा, हम तुम्हें देखेंगे। वो लड़का नहीं माना, ही वॉज किल्ड। और 1947 तक लाहौर में हकीकत राय का मेला लगता था। वही गुरु गोबिंद सिंह के बेटे, एक 5 साल का, एक 8 साल का, 5 साल का 8 साल का, दीवार में जिंदा चिनवाया जा रहा है। और जैसे दीवार पहुंचती है छोटे को यहाँ, तो वो कहता है अभी भी कबूल कर लो। तो वो कहता है लड़का तुम्हें पता नहीं कि हम किसके बेटे हैं, हम गुरु गोविंद सिंह के बेटे हैं। सी एंड यहाँ से ऊपर, और कहते हैं कि गुरुजी को जब खबर मिली तो थोड़ी सी नमी आई आँखों में नमी आई। तो उन्होंने कहा साथियों ने कि गुरुजी आप दुख मनाओगे तो हमारा क्या होगा। भाई दुख नहीं मना रहा, जब पत्ता तोड़ते हैं ना पेड़ से तो थोड़ी सी नमी आती है बस, और कुछ नहीं। ग्रेट सो वी नीड ए टर्म विच इज़, वाई आई से क्रांति से थोड़ा हटने की ज़रूरत है। ये पॉलिटिकल टर्म है बेसिकली, क्रांति इज एसोसिएटेड विद ए पॉलिटिकल टर्म, पर हमारे यहाँ जो हुआ ये धर्म से संबंधित है। धर्म का यहाँ मतलब हमारा है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, भारत ज्ञान केंद्रित सभ्यता, भारत की संस्कृति मूल्य आधारित, भारत का समाज कर्तव्य परक, ड्यूटी ओरिएंटेड, नॉट राइट्स, समाज ड्यूटी ओरिएंटेड, और भारत की चेतना की एकात्मता जो ज्ञान से आती है। ज्ञान कॉमन है, शब्द कॉमन है। आप कहीं चले जाओ इस देश में, मैं तो बहुत घूमा छोटे छोटे शहरों में, आपको लोग देखते पहचान जाते हैं कि आपकी भाषा और है, आप दूसरे हो। कहीं पे भी आपको ये महसूस नहीं होगा कि आप उस देश में नहीं हो। आपको लगेगा जहाँ भी जाएंगे। KPS गिल पंजाब का IG जो था, उसने एक बार JNU में कहा कि आप तो बुद्धिजीवी हो। बुद्धिजीवी की बता दें डेफिनेशन, बुद्धि बेच के जीविका कमाना, है ना। बुद्धिजीवी जो बुद्धि बेच के जीविका कमाते हैं, कहते हैं आप तो बुद्धिजीवी हो। आप बोलते रहो कि भी भारत एक है कि नहीं। मैं 21 जगह पोस्ट हुआ इस देश में, 21 प्लेसेस। वेरेवर आई वॉज, आई न्यू फेल्ट आई वॉज इन द सेम कंट्री। तो ये एकात्मता, ये एक चेतना की एकात्मता है, और ये हमारे ज्ञान जो स्रोत है उससे आती है। और हमारा धर्म की जो हमारी अस्मिता जो है ना, अस्मिता आइडेंटिटी, वो सनातन धर्म है, वो अस्मिता है। सनातन से ही बौद्ध, जैन, सिख बाद में निकले। और इस लंबे इतिहास में हम एक ही सभ्यता हैं। 46 मानव सभ्यताएं हुई हैं, 45 खत्म हो गई। सिर्फ हिंदू सभ्यता 10,000 साल से ज़्यादा टेस्टेड जिंदा है, और अभी भी जिंदा है। तो इसलिए इस लंबे इतिहास में हमारा बहुत सेक्रीफाइस हुई, बहुत बलिदान।
शस्त्र और शास्त्र दोनों में हमारे जो हीरो हैं वो हैं जो हार गए, जिनके सर कट गए, जिनको फांसी लग गई, वो हमारे हीरो हैं। हमारे हीरो वो नहीं है जिन्होंने बैटल जीत ली, दूसरे कंट्रीज ऑक्यूपाई कर लिए। भारत से फौजें कभी बाहर नहीं गई, पर भारत से विचार हमेशा बाहर गए। और ये पूरी जो सिल्क रूट था, सिल्क रूट, ये आइडिया, ये ट्रेड रूट तो था, पर ये आइडिया रूट था। भारत के जितने आइडियाज़ थे पूरे एशिया में फैल गए। तो इस लंबी कहानी में इतना बलिदान है। आप अगर पेशावर के 3 वो त्रिलोचन पाल, अनंगपाल, जिन्होंने पहले काबुल में लड़ाई लड़ी, काबुल हार के पेशावर में आ गए। जो हार जाता था वो अपने आप को जिंदा चिता में जला ले रहा था। फिर उसका बेटा लड़ाई लड़ा, फिर जब वो हार गया उसने अपने आप को चिता में जला लिया। फिर तीसरा लड़ा। क्या वो भी तो हमारे डिफेंडर है ना, दे आर फाइटर्स। तो इसलिए आप एक कहानी लिखो इसकी, देश की रक्षा की, देश की संस्कृति की रक्षा की, ये सारे आपके कैरेक्टर उसमें फिगर करेंगे। ठीक, पर आपको बहुत आशीर्वाद, आप सब यंग हो और बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। कोस कोस पर पानी बदले, 4 कोस पे वाणी। और जैसा कि अभी सर ने कहा, वय से युवा और हृदय से युवा। तो वय से युवा तो सामने बैठ कर के सुन रहे हैं, हृदय से युवा हम सभी को उद्बोधित कर रहे थे। तो एक बार फिर से प्लीज़ ब्रिंग योर हैंड्स टुगेदर फॉर प्रोफेसर कपिल कपिल। और हम वाकई में आगे बढ़ते हैं युवा वर्ग की ओर। शिवम आ रहे हैं मंच पर इस पुस्तक के कुछ अंश सुनाने के लिए। श्री जानकी वल्लभ विजयते तरह मंच पर आसीन हम सभी के आदरणीय, माननीय और मार्गदर्शक आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, आपको प्रणाम करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कमल दल के समक्ष उपस्थित इस जलकुंभी को यह सामर्थ्य दें कि 2 शब्द आपके सम्मुख कह सकूं। क्रांतिदूत श्रृंखला के विषय में जब मेरी बात हुई थी मनीष भैया से, पिछले वर्ष हम लोग मिले थे, दिल्ली में ही मिलना हुआ, तो मेरा कहना सिर्फ इतना था कि ये पथ बहुत कांटों भरा है और हमारी लड़ाई जिन विचारों से है वो अपने आप में बहुत मजबूत हैं। उनके पास संसाधन भी हैं, उनके पास वो लोग हैं जो समर्थन देने के लिए अपना कंधा लगाए खड़े हैं। हमको कंधे तलाशने की आवश्यकता पड़ती है, उनके लिए कंधे लाइन लगा कर खड़े हैं। हम उस विचारों की लड़ाई में हैं। 2 किताबें मुझे प्राप्त हुई थी और भी किताबें लाइन में लगी हैं, उनको पढ़ा जाएगा, उनसे बहुत कुछ सीखा जाएगा। उसी किताब का एक अंश है मैंने ट्विटर पर साझा किया था और मनीष भैया से निवेदन किया कि इस बहुत ही बिजी शेड्यूल में मुझे अवसर दें कि मैं वो सुना सकूं। काकोरी कांड का दृश्य है और आई थिंक ये पहली किताब में लिखा गया है। तो काकोरी कांड की ये घटना है। बड़का लेखक रेडियो पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम शिवम शर्मा है। आज़ादी की लड़ाई अपने आप में बहुत विस्तृत रही, जितनी विस्तृत रही उससे ज़्यादा ही भावनाओं से भरी रही। ये अपने आप में सोचना कितना भी तकलीफ देता है कि कई माँ के लाडले सर चुना गए, कई माँ के बच्चे सर कटा गए, सिर्फ उसके लिए कि माँ का आंचल कोई थाम कर ना खड़ा हो, माँ का आंचल यूं ही लहराता रहे। क्रांतिदूत श्रृंखला में बात की गई है काकोरी कांड की। 1925 का काकोरी कांड वो घटना थी जिसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। अंग्रेजी शासकों के मन में संशय आ रहा था कि बिना किसी संसाधन के आखिर कैसे ये युवा ये युद्ध लड़ पा रहे हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी गाड़ी पर काकोरी के लिए जब टिकट लेते क्रांतिदूत अंदर चढ़े तो उन्होंने स्वप्न देखा था आगामी स्वतंत्रता की झांकी का।
काकोरी कांड वो घटना थी जिसमें साथी विचारकों को यह प्रश्न मन में उठा था कि कहीं आज़ाद हमें ले न डूबे। लेकिन सिर्फ आज़ाद ही थे जो काकोरी के बाद आज़ाद रह पाए थे। काकोरी के बाद वो झांसी पहुंचे, उससे पहले काशी और फिर प्रयागराज। झांसी पहुंचे तो दरवाजे पर किसी ने आवाज़ दी, दोस्त भाई आ गया था। कौन था वो दोस्त भाई और कौन थी ये कहानी, कैसी थी ये कहानी, ये जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा क्रांतिदूत श्रृंखला की ये किताब, ये पूरी पुस्तक श्रृंखला। ये पुस्तक पढ़िए और अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि हमारे इतिहास में जो सूचनाओं को लेकर एक बहुत बड़ा घाटा है, एक इन्फॉर्मेशन डेफिसिट है, उसको भरा जाना बहुत ज़रूरी है। मुझे विश्वास है कि इस ग्रंथ को अपनी वाणी दे करके मैं उसके साथ न्याय कर पा रहा हूँ और कर पाया हूँ। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सभी से क्षमा चाहूँगा। इस किताब को पढ़ते हुए बहुत सामान्य सा अनुभव साझा कर रहा हूँ। इस पुस्तक को, इस किताब को पढ़ते हुए जो विचार मन में आया कि ऐसी किताबों का लिखा जाना न केवल ज़रूरी है बल्कि बहुत पहले लिखा जाना ज़रूरी था। हम थोड़ी देर ही सही, लेकिन हम इसको आगे लेकर जाएंगे। सर ने बताया कि विजुअल और ऑडियो फॉर्म में हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। मनीष भैया से हम बैक स्टेज आगे चल कर के बात करेंगे इस विषय में। हम इसको यूट्यूब के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, शॉर्ट फिल्म्स के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्रीज़ के माध्यम से कैसे और ज़्यादा जनमानस तक फैला सके, ताकि हमारा जो मूल उद्देश्य है, आज़ादी के उन अनगिनत ऐसे सितारों की कहानियाँ लोगों को बताना जिनके विषय में कभी बात नहीं की गई, उन अनकहे सितारों को याद करते हुए, माँ भारती को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय सिया राम, नमस्कार। धन्यवाद शिवम। काकोरी का दृश्य साकार किया मनीष जी ने अपने शब्दों से और आपने उसे अपना स्वर दिया। आभार। अब हम बढ़ते हैं उस सेशन की ओर जिसका हम सभी को इंतज़ार है, प्रश्नोत्तर। इस पुस्तक से संबंधित कोई जानकारी, कोई जिज्ञासा यदि आपके मन में है तो अवश्य अपना हाथ खड़ा करें। लेखक आपके सामने हैं, प्रकाशक आपके सामने हैं और उन सबसे ऊपर प्रोफेसर कपिल कपूर आपके सामने हैं। वे आपके प्रश्नों का, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। हिंदुत्व, आप कश्मीर फाइल्स बनाएं तो हिंदुत्व और ये शब्द डिरोगेटरी बना दिया गया इतना कि हम में आत्मविश्वास की कमी हो गई है अपनी सच्चाई को खोल करके बोलने के लिए। जैसे हम सच्चाई बोलते हैं, हमें एक आक्रमण होता है और हमें हर तरह से क्षति पहुंचाने की कोशिश की जाती है, जो हमें हमारी संस्था के साथ भी होती है। आपको बड़ा अनुभव है, बड़ा अच्छा लगा आपको सुन करके। और जैसा आपने कहा श्रुति की परंपरा, आपने 1 घंटे में हमें पता नहीं कितना सिखा दिया, तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लेकिन आपका क्या सुझाव होगा, सॉरी मनीष आपसे जाना, ये जो कॉलोनियलिटी है उससे हम किस तरह से लड़ सकते हैं? एक इतिहासकार के तौर पे आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि हम इस कॉलोनियलिटी से कैसे जूझें हर क्षेत्र में, सिर्फ इतिहास नहीं, हमारे जो और भी सामाजिक विकास जैसे हमारी संस्थाएं करती हैं, और वो आत्मविश्वास कैसे वापस ला सकते हैं? उस वक्त वियतनाम की लड़ाई चल रही थी और लेफ्टिस्ट होल्ड यूनिवर्सिटी का बड़ा स्ट्रांग था। आप समझ रहे हैं ना? आप आत्मविश्वास की जो बात कर रहे हैं ना, जैसे हिंदुत्व और ये, तो मैं एक एटीट्यूड बता, तो मैंने वहाँ जाके 2-3 चीज़ें जब मैंने ज्वाइन किया, स्टडी की कि यहाँ जो उनकी विचारधारा के विरोधी हैं उनको वो घेरते कैसे। बड़ी मिक्स्ड यूनिवर्सिटी थी, सारे इंडिया से लड़के लड़कियां आते थे। जो मैं पहले क्लास में जाता था, नया सेशन शुरू होता है, नई क्लास है, तो मैं जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करता था। आई डोंट नो व्हाट आई एम, बट आई टेल यू व्हाट आई एम नॉट। आई एम नॉट ए मार्क्सिस्ट। इफ यू इंसिस्ट on my affirmative definition, I am a backward, orthodox, obscurantist Hindu. Luckily, in JNU, courses are optional, attendance is optional. You are free to leave my class. कोई भी नहीं जानता था. My classes became the most popular. See? क्योंकि मैं तो रेडिकल हो गया ना वहाँ,
सारे मार्क्सिज्म पढ़ा रहे हैं, मैं उल्टी धारा बहाने लग गया। और मैंने अंग्रेजी एमए में, इंग्लिश एमए में पाणिनि की अष्टाध्यायी, भरत का नाट्य शास्त्र सब पढ़ाया 22 सालों से। और आज वो उस जमाने के पढ़े हुए लड़के आज यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, कोई रजिस्ट्रार है, कोई प्रॉक्टर है, कोई प्रोवोस्ट है। तो कॉन्फिडेंस आदमी को क्यों, कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है अपने ज्ञान से। प्रॉब्लम क्या है कि जब हम भारतीय कहते कि भी आपको भारतीय ग्रंथ पढ़ने चाहिए, टीचर्स क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने खुद ही नहीं पढ़े हुए और उनको बड़ी मेहनत लगेगी इसको करने में, और अगर ये खुल जाएगी तो उनकी दुकान बंद हो जाए, बड़ी मेहनत चाहिए ना, तो इसलिए नहीं करते। प्रॉब्लम बेसिकली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इंडिविजुअल है। एक ये जो थे, इन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे साथ कितने चल रहे हैं, 50 चल रहे हैं, 100 चल रहे हैं। वो कह ना, बंगाला में कहते हैं अकेला चलो, एकला चलो। खुद अपना कॉन्फिडेंस अपने पे रखना ये जरूरी। बाकी बात रही जिस बात पे वो लोग आपको कहते हैं, हमको कहते हैं, मैं तो खुद ही अपने आप को पहले ही कह देता था। आई बिलीव, मैं ये भी कहता था जब मैं रडियार्ड किपलिंग पढ़ाता था, आई लव इंपीरियलिज्म, आई लव इंपीरियलिस्ट। वाई? 32,000 white soldiers, they ruled the entire country. आप कुछ नहीं कर पाए। जब वो चले गए, अब सारे लोग उठ के गाली देते हैं, ये कौन सी बहादुरी है? उस वक़्त क्यों नहीं किया? जब एंग्लो सिख वार हो रही थी, सिख्स वर द मोस्ट डेंजरस एनिमीज द ब्रिटिश आर्मी फाउंड, यू नो। उस वक़्त जो ब्रिटिश आर्मी, जिसको बंगाल आर्मी कहते थे, वो लड़ी सिखों के साथ। उनमें कौन लोग थे? ठाकुर और ब्राह्मण। अंग्रेज थोड़े थे, ठाकुर और अंग्रेज तो अफसर थे। तो 1849 में वो उनको हारे। 1857 में जब आपका हुआ, तो जब उनको कहा सिखों को कि हमारे साथ आ जाओ, वो कह रहे 8 साल पहले तुम हमारे साथ आ जाते, हमने तो इनको भगा ही देना था, तब तो तुम आए नहीं। नमस्कार। मैं उस जनरेशन से हूँ जब जिस जनरेशन की बात प्रोफेसर साहब कर रहे हैं, मैं अपने दादी माँ, नानी माँ से मैंने रामायण की चौपाइयाँ सुनी हुई हैं। मैंने अपने चाचा, ताऊ, मामा सबका प्यार लिया हुआ है। और उन दिनों में मोबाइल, टीवी तक नहीं होता था, तो मुझे पढ़ने का शौक़ था और बहुत जल्दी पढ़ता था मैं। तो अक्सर जब हम ट्रेन जर्नी किया करते थे या बस में जाया करते थे, तो मैं राजन इकबाल की छोटी छोटी किताबें पढ़नी मैंने शुरू की। उसके बाद मुंशी प्रेमचंद पढ़ा। और मैं ये सोचता हूँ कि जो मेरी जनरेशन के लोग हैं, वो आज भी हिंदी में सोचते हैं और इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश बोलते हैं। हमारी भाषा हिंदी है। हम लोग बेसिकली अपने आप को एक्सप्रेस हिंदी में ही बेटर कर पाते हैं। हम चाहे जितनी मर्जी विदेशी यात्राएं कर लें, जितने मर्जी अंग्रेज़ों के साथ उठ बैठ लें, लेकिन हम सोचते आज भी हिंदी में हैं। शायद कुछ हार्वर्ड में पढ़े हुए लोग या अच्छे स्कूलों में, कॉन्वेंट में पढ़े हुए लोग, जिनको हिंदी से वंचित रखा गया, वो शायद इंग्लिश में सोचते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग, मैं समझता हूँ, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो आज भी हिंदी में सोचते हैं। लेकिन जो हिंदी की पुस्तकें हैं, वो पिछले 30 सालों में, 35 सालों में धीरे धीरे गायब होती चली गई और उसका स्थान इंग्लिश की ग्लॉसी कवर पेज, उसके बारे में, क्योंकि लेफ़्ट का कंट्रोल्ड मीडिया था, हिंदुस्तान टाइम्स हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, उनके बारे में वीर सांघवी या जो भी बड़े बड़े लोग हैं, या एक शशि थरूर ही अगर आकर बोल दें कि ये किताब बहुत अच्छी है, या उसके बुक लॉन्च में जाएं, उसके बारे में अखबारों में लिखा हुआ आएगा, तो सडनली वो एक किताब बहुत सुपर हिट हो जाती है। और अभी भी मैं देखता हूँ
कि जो हमारे बच्चे हैं वो जब गाड़ी में निकलते हैं, जाते हैं, कहीं पर हम रेड लाइट के ऊपर पाकिस्तान की आई एम मलाला तो बिक रही होती है, लेकिन आपको कहीं मुंशी प्रेमचंद की लिखी किताब उन रेड लाइट पे बेचने वालों के हाथ में नहीं मिलेगी। तो आपने जो ये हिंदी में लिखने का काम किया और एक धर्रे से हटकर आपने सिंपल भाषा का उपयोग किया, आपने लोगों को अंदर तक छूने का जो काम किया, वो काम मैं चाहता हूँ लोग उसके बारे में बात करें। ये किताबें स्कूलों में पढ़ाई जाए या ना पढ़ाई जाए, उनकी लाइब्रेरीज में ज़रूर हों, लोगों के पास उपलब्ध हों। उनको कम से कम मौका तो लगे कि अगर वो स्क्रॉल कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी कुछ उसके बारे में आर्टिकल पढ़ा जाए कि ये इसके बारे में लिखा गया है, कोई ना कोई लोग जिनकी जहाँ जहाँ पर पहुँच है वो इनके बारे में बात करें। मैं सिर्फ मनीष श्रीवास्तव की क्रांति दूत या मुन्ना की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बेसिक हिंदी की किताबों की, हिंदी भाषा की लेखनी की बात कर रहा हूँ। और प्रोफेसर साहब, आप तो कितनी कमेटीज़ में हैं, कहाँ कहाँ आपका उठना बैठना है, तो इन किताबों को धीरे धीरे आप इंट्रोड्यूस कीजिए। जो सच्चाइयाँ हैं, जो हमारे दिल से जुड़ी हुई सब्जेक्ट्स हैं, जो चीज़ें हमें डे टू डे लाइफ में हिट करती हैं या जो चीज़ें हमारी जड़ों से हमें वापस मिलाती हैं, जिस भाषा को पढ़कर हमें अपनी मिट्टी की खुशबू आती है, उन चीज़ों को हमें भी, अगर लेफ्ट का इकोसिस्टम है तो एक छोटा सा राइट का इकोसिस्टम भी हमें शुरू करना चाहिए। हम भी इनके बारे में बात करें, हम भी इनको प्रमोट करें, तो शायद हम अपनी आने वाली पीढ़ी के साथ जस्टिस कर पाएंगे। जो बातें हम आज इस कमरे में बैठ के कर रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं आज अपने बच्चों को लेकर नहीं आया हूँ। प्रोफेसर साहब, आपने जो 1 घंटा हमें इतना ज्ञान दिया है, आई रिक्वेस्ट यू, इफ समबडी हैज़ रिकॉर्डेड दिस, दिस इज प्योर मैजिक जो आपने दिया, गोल्ड आपने हमें इतने से समय में दिया। ये सब बातें, ये सब चीज़ें लोगों तक पहुंचनी चाहिए। इसको किसी भी तरीके से हमें प्रमोट करना चाहिए, नॉट बिकॉज कि मैं आज क्रांति दूत के बुक लॉन्च पर आया हूँ या मैं मनीष श्रीवास्तव को जानता हूँ, मैं इस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। आज कौन पढ़ता है राजन इकबाल की पुस्तकें, मुंशी प्रेमचंद कहाँ गए, ये सब क्यों हमने डीप फ्रीजर में डाल दी चीज़ें, इनको वापस लाना चाहिए एक मॉडर्न लुक के साथ। एक मॉडर्न, आप प्रकाशक हैं, आप मुंशी प्रेमचंद की किताब को आज एक सरल हिंदी अनुवाद करें, आज एक अच्छी भाषा के अंदर, एक सिंपल भाषा में, जिससे लोग जुड़ें, उसका ग्लॉसी कवर निकालें, उसके बारे में मीडिया में बात हो, लॉन्च हो उसका प्रॉपर। लेट अस डू दैट। एक छोटा छोटा करके स्टेप उठाएं तो शायद हमारी आने वाली पीढ़ी भी हिंदी पढ़ेगी, हिंदी बोलेगी और हिंदी लिटरेचर से जुड़ेगी। थैंक यू वेरी मच। तो बात आती है इसकी कि हम अपनी संस्कृति को स्वीकार करें, स्वयं को स्वीकार करें और उसके बाद अपनी श्रेष्ठता को अंगीकार करें। आइए आगे बढ़ते हैं। एक खुशखबरी आपको देनी है कि सर्व भाषा ट्रस्ट की ओर से हमारे आज के लेखक डॉक्टर मनीष श्रीवास्तव को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहित्य सम्मान सन 2022 के लिए दिया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर कपिल कपूर साहब से कि वो मनीष जी को सम्मानित कर हमें अनुग्रहित करें। मैं स्वयं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर सुधीर कांत शर्मा है। मैं आयुर्वेद का चिकित्सक हूं और बुलंदशहर में रहता हूं। एक ज़माने में मूलचंद हॉस्पिटल में भी था
और उसके बाद जब बुलंदशहर पहुंच के प्रैक्टिस शुरू करी तभी मनीष जी से भेंट हुई। और रानी लक्ष्मीबाई की ज़मीन में जन्मे हैं ये, तो ये यहाँ पे इन्होंने जो कुछ भी अब इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, पिछले कुछ वर्षों में उसे देख के मैं कितना अंदर से हर्षित हूँ और कितना ताज्जुब में भी हूँ, क्योंकि ये किस प्रोफेशन में थे और आज ये कहाँ पहुँच गए हैं। दूसरी बात जो इनके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी हिंदी तब भी अच्छी थी और इन्होंने उसको लेखनी में, इस पुस्तक में या इससे पहले वाली पुस्तकों में जो उतारा है, मैंने अभी पढ़ी नहीं है, अभी मैंने सिर्फ जो इस समय मिली है मुझे, मैंने देखी है। और आज मैं इनको 25 वर्ष के, लगभग 25 वर्ष के बाद मिल रहा हूँ, एग्जैक्ट तो ये नहीं याद होगा। और क्रांतिकारी ये स्वयं में शुरू से खुद हैं, क्योंकि झांसी जैसे माहौल में पारिवारिक परंपराओं को तोड़ते हुए इन्होंने प्रेम विवाह किया था। और मेरे पिताश्री डॉक्टर स्वर्गीय कैलाश बिहारी शर्मा जी और हमारे परिवार के ये बहुत निकट रहे हैं, तो सबके थोड़े थोड़े विरोध के बाद भी इन्होंने अपनी बिटिया के जन्म की तारीख स्वयं निर्धारित की थी और उसी तारीख में उपलब्ध तरीके से इन्होंने वो बिटिया को प्राप्त किया था। और मैं जब बोल रहा हूं तो इत्तेफाक से वो दोनों ही नहीं है यहाँ पे, इनकी धर्मपत्नी और इनकी बिटिया। मैं उनके सामने बोलना चाह रहा था, लेकिन मैं समझता हूँ ये कुछ रिकॉर्ड हो रहा होगा तो अपने आप उनको देखने को जरूर मिलेगा। तो पहले क्रांति दूत तो इनकी किताब का नाम है, मगर पहले क्रांतिकारी ये हैं जिसको 25 साल बाद मैं मिलके ये महसूस कर रहा हूँ कि इनका क्या परिवर्तन हुआ और कैसे ये इतने क्रिएटिव और इमेजिनेटिव हो गए। भगवान इन्हें और शक्ति दे और ये और चीज़ें आगे बढ़ाएं। और जैसा कि प्रोफेसर कपूर ने इनको सजेशन दिया कि छोटी छोटी आजकल की नेटफ्लिक्स और प्राइम के ज़माने में कुछ इनकी ऐसी फिल्म्स बन सकें जो बहुत शॉर्ट हों और आज की जनरेशन को भी ये चीज़ें दृश्य और श्रव्य के हिसाब से सुनने को मिले। बहुत बहुत बधाई, आप सब लोगों का धन्यवाद। और इसके साथ ही हम आप पहुँचे हैं आज के कार्यक्रम के अंतिम सोपान पर। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देना चाहूँगी हम सभी से जुड़ने के लिए हमारे साथ। उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि क्रांति दूत की यह यात्रा इसी प्रकार आगे जारी रहेगी, श्रृंखला 10 से भी आगे बढ़ेगी। धन्यवाद, नमस्कार।